करते हो और उसमें हमें कैसी चली। So namaskar and welcome everyone. Today we have Mr. BC Nigam with us. He's ex-IFS. How was your journey from civil servant to a counselor? The whole story, as I understand, was of mindset. Right. मैं 3 साल रहा स्पेशल सेक्रेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और तब तक मेरा टर्म आ गया हेड ऑफ द फॉरेस्ट और प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होने का. तो फिर मैं डिपार्टमेंट में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट आई वाज पोस्टेड देयर. वर्क देयर फॉर अबाउट 2 years, देन रिटायर्ड. तो मुझे लगा अब मैं मैच्योर हुआ हूँ कुछ करने के लिए. एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड हियर. जिंदगी में मचा ही नहीं है अगर एडवेंचर ना हो. तो इस एडवेंचर के बाद इस मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में आना या मतलब ऐसा क्या लगा आपको कि यार बहुत हो गया लाइफ में, अब रिटायर भी हो गए. मोस्टली अमूमन रिटायरमेंट के बाद लोग रेस्ट देखते हैं. आपको ऐसा क्यों लगा कि रिटायरमेंट के बाद अब और पढ़ा जाए, काउंसलिंग के बारे में पढ़ा जाए, कोर्स किया जाए, डिग्री करी जाए? वो क्या फैक्टर है, वो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ. वेरी गुड क्वेश्चन. क्योंकि ये समाज में रिटायरमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और मुझे लगता है वो सारी चीज़ें आती हैं शायद हमारे कल्चर से. इनफैक्ट अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखिए रिटायरमेंट का, वेबस्टर का, तो वो कहता है द स्टेज व्हेन यू स्टॉप वर्किंग. तो वो हमारे डीएनए में धीरे धीरे करके बिल्ट हो गया कि रिटायरमेंट मतलब स्टॉपिल. आई हैव सॉर्ट ऑफ मेडिटेटेड ओवर रिटायरमेंट बिकॉज 6 साल हो गया. मुझे भी ये चैलेंजेस फेस करने पड़े. जब मैं एकदम पीक पे था हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके बाद सडनली यू ड्रॉप फ्रॉम देयर टू लोअर विद नो वर्क. यू कैन इमेजिन कि मन की स्थिति कैसी होगी. सो मेंटल स्थिति की जो आप बात कर रहे हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती है. लोग कन्फेस नहीं करते, वो बात अलग है. आर से रिटायरमेंट शुरू होता है. मैं उसको रिटायरमेंट नहीं कहना चाहता. रिटायरमेंट इज रीबर्थ. सारा रोल जो है ना वो आता है माइंड का ही. हाउ यू थिंक, वॉट यू सी. समटाइम उसी चीज़ को आप देखेंगे कि ये तो बहुत सुंदर है, मैं देखूंगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है. हाफ बेक. हमारी जो समस्याएं हैं, अक्सर हमारी टेंडेंसी होती है कि हम उसमें दूसरे का दोष ढूंढते हैं एंड वी कॉल इट ब्लेम गेम. वी हार्डली सी कि हम में क्या है. तो मैंने कई बार ये देखने की कोशिश की मेरे हाथ में तो मैं ही हूँ ना, तो मैं कहाँ कर रहा हूँ कुछ गलती. हालांकि मेरा माइंड कहता था कि नहीं मैं तो कुछ गलती नहीं, मैं तो सब ठीक ही करता हूँ, आई एम द बेस्ट. बट आई सर्च्ड ओवर इट एंड आई फाउंड कि आई एम नॉट एबल टू सी माई सेल्फ क्लियरली. And that I can do only when I understand how my mind works, how I think and why I think and how I can think differently. मुझे लगता है कि ज़िंदगी की शुरुआत होती है रिटायरमेंट होने के बाद. वो कैसे? इसलिए कि आपकी कैपेसिटीज़, नॉलेज बेस, एक्सपीरियंस, वो चरम सीमा पे होता है उस वक्त. जब आप नौकरी करने जाते हैं तो एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, नॉलेज होती है जो उसको आप टेस्ट करते हैं. तो नॉलेज टेस्ट करने के बाद टेस्टेड नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस एंड इफ यू हैव द हेल्थ, सो दैट इज द राइट टाइम टू ऑप्टिमाइज योर सेल्फ. दैट इज द टाइम व्हेन टू ऑप्टिमाइज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. एक्चुअली इंजॉयमेंट ठीक है, फिजिकल इंजॉयमेंट आपकी अर्ली लाइफ में हो सकता है, बट अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो उसके साथ साथ जब आप मेंटल हैप्पीनेस आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, तो एक्चुअल पोटेंशियलिटी ऑफ लाइफ रियलाइज होने का टाइम तो वही है. एंजॉयमेंट फैक्टर तो इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है मेरी लाइफ में पहले से ज़्यादा चैलेंज है और मुझे मज़ा आता है पढ़ने में. क्योंकि मुझे लगता है कि आज जो मैं पढ़ूंगा उससे कोई नई बात समझ में आएगी और उससे नए सोल्यूशंस निकलेंगे. सोल्यूशंस हर आदमी की ज़िंदगी में चाहिए. प्रॉब्लम्स यूथ को है, प्रॉब्लम्स लेडीज़ को है, प्रॉब्लम लड़कों को है, प्रॉब्लम ओल्ड पीपल को है. So if I can bring out some solution for them, I will feel happy. सुबह की शुरुआत से लेके जो रात की गुड नाइट होती है उसके बीच में क्या रूटीन रहता है? क्योंकि जैसे कि आपने बताया यूट्यूब चैनल्स भी हैं, कोर्स भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, कई कंपनी से साथ जुड़े भी हुए हैं, कंसल्टेंसी भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, मेंटोर भी करते हैं. तो इन सब के लिए कैसे रूटीन पूरा मेंटेन करते हैं सुबह से? रूटीन मेंटेन करने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लाइफ को शेड्यूल करना चाहिए. आपका शेड्यूल क्या है? मेरा शेड्यूल ये है कि मैं उठता हूँ करीब 5:30 बजे करीब मैं उठता हूँ.
एक्सरसाइज करता हूँ थोड़ी, कुछ मेरी फिजिकल प्रॉब्लम थी लंबर स्टेनोसिस की, तो एक्सरसाइज करने के बाद से वो एकदम ठीक है. सो आई कंटिन्यू विद दैट, एंड देन आई डू अबाउट 15-20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन. देन आई प्रिपेयर माई ओन टी, एंड देन आई राइट माई ग्रेटिट्यूड जर्नल. डेली आई डू, है ना, that what good events happen, at least 2-3 events in my life yesterday, and what good people came in my life yesterday. That is, I suppose, the best thing which everyone must do. And sometimes you have to search कि क्या मिला ज़िंदगी में, क्या है, और खराबियाँ दिमाग में आती हैं. लेकिन तब मैं सोचता हूँ कि ये दो आँखें हैं, क्या ये कम बड़ा ग्रेटिट्यूड है? किसी के पास तो नहीं होती हैं. I must be happy. So I find an event to be happy. we should be happy for whatever we get. Mostly लोगों को, मुझे ऐसा लगता है परसेप्शन से, कि लोग दुखी होने का बहाना ढूंढते हैं rather than खुश होने का बहाना ढूंढना चाहिए. और आजकल ये सोशल मीडिया का युग जिसे हम कहते हैं कि स्टोरीज देखते हैं, अरे वो यहाँ चला गया, वो यहाँ चला गया, सो वी हैव लॉट ऑफ सोर्सेज कि हम दुखी कैसे हो. बिल्कुल फोमो वाला. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो एक जैसा कि बहुत हमारे क्लाइंट्स में ही लोग पूछते रहते हैं कि सिविल सर्विसेज की हमारे पे इंक्वायरीज आती हैं, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो क्या साइकोलॉजी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है? मतलब किस तरीके से साइकोलॉजी एक वो बच्चे जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कैसे मदद कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. मदद कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है? तो पहले तो मैं यही जानना चाहूँ कि मदद कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है तो कैसे कर सकती है? मुझे लगता है साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, अब मैं अपने एक्सपीरियंस से और इतना पढ़ने के बाद ये बड़े ही ऑथेंटिक तौर पे कह सकता हूँ, जो कि हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है. उतनी ही ज़रूरी है जितनी शायद हमारे लिए टूथब्रश करना डेली और अपने रोज़ के नहाना धोना. और हमारे करिकुलम में कहीं मुझे लगता है ये मिस है. भले ही एक बार हमें हिस्ट्री की थोड़ी कम नॉलेज हो, संस्कृत थोड़ी कम आती हो, तो वो चलेगा, लेकिन साइकोलॉजी और उसके बारे में नहीं आना तो डिज़ास्टर्स हो जाता है. क्योंकि ज़िंदगी को जीने की और हाउ आवर माइंड इज़ फंक्शनिंग, अगर हमें वही नहीं पता है तो हम कंप्यूटर में CPU चल कैसे रहा है उसकी जानकारी नहीं है. कंप्यूटर चला रहे हैं, अटक गया तो हैंग हो गया, तो फिर हम भी हैंग हो जाते हैं. तो ये बहुत ही ज़रूरी है. साइकोलॉजी तो मतलब मस्ट है किसी भी ज़िंदगी में, किसी भी स्टूडेंट के लिए. तो मेरी रिकमेंडेशन होगी आज के हर यूथ को कि उनको साइकोलॉजी के सब्जेक्ट नहीं भी है तो 2-3 किताबें साइकोलॉजी की ज़रूर पढ़नी चाहिए. इससे दे अंडरस्टैंड हाउ वी वर्क, हाउ वी थिंक, वाई वी थिंक नेगेटिव, वाई वी थिंक पॉजिटिव, एंड हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ गुड. द डेटा शोज दैट ओनली 0.2% पीपल सक्सीड इन सिविल सर्विसेज. यानी कि 100 में से 10 भी नहीं, 1 भी नहीं, 1 का 5वां हिस्सा. बट जो बाकी लोग अपीयर करते हैं वो भी तो अच्छे ही होते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस देने का सोच रहे हैं, तो वो अपनी मानसिक स्थिति से नीचे आ जाते हैं और उनको फिर इसको रिगेन करने में समय लगता है. तो मुझे लगता है सिविल सर्विस देने वाले को तो साइकोलॉजी और फेल्योर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए. इनफैक्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल में इस पर एक वीडियो बनाया है, हाउ टू हैंडल फेल्योर. उसका स्टार्टिंग भी ऐसे कि जो लोग सिविल सर्विस देते हैं वो फेल्योर जब होता है तो कैसे हैंडल करें उसको. और जब रिटायरमेंट के बाद जब काउंसलिंग में आने का सोचा तो फैमिली ने मोटिवेट किया, डिमोटिवेट किया, या दोस्तों ने डिमोटिवेट किया? वो ट्रांजिशन फेज की क्या चैलेंजेस रहे? दैट वे मैं कहूँगा मैं बहुत लकी रहा कि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और ये कहा कि आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, कुछ करते रहना चाहिए. और मेरे बच्चों ने, सब ने मुझे सपोर्ट किया. और फ्रेंड्स ने, कोई ऐसा चैलेंज तो नहीं फेस हुआ. और मुझे लगता है ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज आप खुद ही होते हो अपने लिए. बड़ा चैलेंज हम खुद ही होते हैं. यार इसी चैलेंज को कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जब हम सिविल सर्विसेज में होते हैं, जब उस पोजीशन पे होते हैं, उस ओहदे में होते हैं, हमने इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम निकाला, इंटरव्यू निकाला, एक पोजीशन एक्वायर करी, उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद क्या ऐसे मेंटल प्रेशर होते हैं? जैसे कि पिछले कुछ दिनों में हमने न्यूज़ में देखा था कि कुछ IAS ऑफिसर्स ने सुसाइड किया, IPS ने सुसाइड किया. तो ये क्या ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि इस लेवल का कदम, इतने बड़े डिग्निटरीज और जो लोग इतना टफ एग्ज़ाम पास करके आए, ऑब्वियसली उनका मेंटल स्टेट उस लेवल पे है, उस इतना हाई है, फिर भी इस तरह के कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं? तो वो क्या परिस्थितियाँ रहती हैं कि ऐसे कदम उठा लेते हैं?
वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी रेलेवेंट टू द सोसाइटी. मुझे लगता है यहाँ ये जानना ज़रूरी है, थ्योरेटिकल वे में उसको मैं पुट करूँगा, IQ एंड EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस और IQ, हाँ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ये दो में बड़ा फ़र्क है. IQ तो है, एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन ये रेजिलियंस नहीं आ पाई कि हम परेशानियों को कैसे झेलेंगे, हैंडल करेंगे. EQ की कमी रही, हमारी थॉट में क्लैरिटी नहीं आई. और वो क्यों आती है? क्योंकि हमने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है. तो मैसेज फॉर आवर यूथ, एब्स्ट्रैक्ट में कहें तो दो चीज़ करनी चाहिए. एक, अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी खुद ले. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हैप्पीनेस. जनरली हम ब्लेम करते हैं, तो ब्लेम गेम को स्टॉप कर दें और सोचें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ. एंड यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हैप्पीनेस, देन आई सपोज एवरीथिंग इज सॉल्वेबल. तो ये एक मैसेज. और दूसरा इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा इसको, इसकी स्ट्रेटजी अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी लेने के लिए. जैसे मैंने कहा ना कि मैंने एक शुरू किया है, मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखता हूँ पिछले 6 महीने से. डेली सुबह उठ के 15 मिनट्स आई राइट व्हाट गुड इवेंट्स हैपन. एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आप पहले ज़माने में जब दाल माँ बनाती थी तो चुनती थी, उसमें से काले दाने 5-6 ही होते थे, बाकी पीले होते थे. तो अभी के यूथ क्या करते हैं ना, या पूरी ज़िंदगी में हम पूरी दाल में पीले दाने तो हैं, लेकिन हम 5 काले ही दानों को देखते हैं. उसमें हमारी ज़िंदगी यही है, जबकि उसमें 20,000 तो वही है, 5 ही तो वो हैं भाई, है ना. मुझे किसी ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कहा कि आप बड़े दुखी हैं, मान लीजिए कि मैं कहूँ कि मैं आपको ये 2 आँखें मुझे दे दो, मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा, तो दे दोगे, है ना. तो ये आँखें हैं, उसके बदले में रुपए देने को दे रही हूँ 20 करोड़, तो वो तैयार नहीं हो, तो कितने सुखी हो. तो दिस इज हाउ वी टेक द लाइफ. दैट डिपेंड्स. यूथ अगर इस दो चीज़ को लेके चलें, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई हैप्पीनेस एंड हैव ग्रेटिट्यूड फॉर वट एवर गुड यू हैव इन लाइफ, I suppose it will become easy. Life is very easy to be happy. एंड लाइफ से जैसे हम बात कर रहे हैं, बार बार लाइफ आ रहा है, सो व्हाट इज लाइफ फॉर मिस्टर निगम? For me, life is a very good event which I got very luckily, and I feel as it is progressing, it is enriching me day by day, and I want to get it enriched and return to society whatever society has given me and made me reach here. बिल्कुल. जो लोग लाइफ से परेशान होते हैं उनके लिए कोई मैसेज कि वो परेशान ना रहे? आजकल तो हर दूसरा आदमी लाइफ से परेशान है, तो उनके लिए कुछ मैसेज कि भाई खुश रहो. मेरे ख्याल से हाँ, मैसेज तो आसान है, लेकिन स्ट्रेटजी बड़ी मुश्किल होती है. हम तो स्ट्रेटजाइज नहीं कर पाते, हम करें क्या. जैसे मैं ये भी कह दूं कि अपनी इस खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए. ऐसे लोग हमारा कोर्स कर सकते हैं. कोर्स एक तरीका है, सर्टेनली कर सकते हैं. और एक तरीका मुझे लगता है, शायद कोर्स तो एक लार्जर तरीका है जो अपनाना ही पड़ेगा, जना भी चाहिए, लेकिन छोटे छोटे खुद के स्टेप्स में, जैसे हैविंग ग्रेटिट्यूड, आई सेड ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लिखें, फिर कुछ मटेरियल ढूंढें, बुक्स पढ़ें साइकोलॉजी की, है ना. और आजकल तो हम इतने लकी हैं, इस ज़माने में पैदा हुए हैं जब इंटरनेट है, गूगल है, राइट नॉलेज की. यस, वी कैन हैव वॉट एवर वी वॉन्ट. हमारे पेरेंट्स के ज़माने में तो ये सब था नहीं. मैं सर्विस में गया हूँ तो चाईबासा से यहाँ फ़ोन करने में, मैं चाईबासा में पोस्टेड था, जंगल एरिया था, 3 दिन लगते थे, और वो ऐसा फ़ोन घुमा के टर्न होता था, STD कॉल 2 मिनट में कट जाती थी. फॉर 1 वीक आई हैड टू वेट टू टॉक टू माई पेरेंट्स. आज तो वीडियो कॉल कर लेते हैं हम. So we are so lucky. We need not be distracted, need not be unhappy. There's enough to be happy. It's very simple. लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ये भी आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग में है. लाइफ इज़ वेरी, आपको लगता है लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता. रास्ता जो है उसको समझना पड़ेगा, तब आसान हो जाता है. किसी भी रास्ते को अगर हम जानते हैं, GPS है, तो रास्ता आसान होता है. GPS नहीं है तो गड़बड़ हो जाता है. एंड आई विल सर्टेनली फील दैट ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा एरिया आपने चुना शिवम जी ने, और आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट, फॉर प्रोवाइडिंग this platform and opportunity. So many people who take the responsibility of their own happiness, at least they have a strategy, they have a path which they can get to reach somewhere. और अपनी लाइफ में जो उलझन है, जो उलझे हुआ पतंग का मांझा होता है, उसको सुलझाने का एक अच्छा माध्यम है ये. और आपको इस कोर्स के बाद ऐसी 3, अगर मैं बोलूँ कि 3 ऐसी बातें जो सबसे अच्छी लगी, 3 मोस्ट
एक्साइटिंग फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो 3 क्या लिस्ट करना चाहिए? जनरली हम समझते हैं कि चीज़ें ऑटोमेटिक होती रहती हैं हम जो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ब्रेन काम करता है और उसके प्रोसेसेस हैं, और उसको मुझे नहीं इतना मालूम था डिटेल में, लेकिन आपके कोर्स के थ्रू पता लगा कि मीन वी स्टार्ट विद इमोशंस एंड देन फीलिंग्स आती है, इमोशन आते हैं, देन इमोशन को हमें रेशनलाइज करना होता है। अगर हम रेशनलाइज नहीं करेंगे तो हम कुछ गलत कर जाएंगे, जो एनिमल्स करते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर समझ में आया था। और दूसरा फैक्टर ये समझ में आता है, नंबर 2 आप कहेंगे, देयर इज़ अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। तो वो सोल्यूशन मिले कोर्स में? सोल्यूशन ज़रूर मिले इस कोर्स में। तो 2 बातें हो गई, तीसरी बात और जानना चाहिए आपसे। तीसरी बात जो मैंने कही ना, फ्लेक्सिबिलिटी की, और शायद मैं इस 67 ईयर की उम्र में ये कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो थॉट में 60 साल पहले थॉट थी, फ़ोन ऐसे चलता था, तो मुझे लगता है यार ऐसे होना चाहिए, मैं तो ऐसे कर लेता था, मेरे बच्चे ऐसे क्यों नहीं करते, हम तो चले जाते थे बस में, अब इनको गाड़ी क्यों चाहिए, अगर हम भी आज पैदा होते तो ऐसे करते। तो हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के लिए, और जो बहुत सारे लोग मेरी एज के नहीं हो पाते, मैंने महसूस किया, इसलिए उनके साथ भी समस्याएं आती हैं। और ये एक तीसरा मैसेज जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी समझ में आता है इस साइकोलॉजी पढ़ने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद, एंड इफ यू अंडरस्टैंड थिंग्स देन वी कैन certainly be flexible enough to create our own happiness. चलिए, थैंक यू Thank you very much. मिस्टर निगम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके।